Good morning to all of you. Today we are going to learn about the concept of unemployment regarding determination of income and employment. Last year, one report published in the newspaper, that report said in India, unemployment stood at 6.1% in 2017-18. पिछले वर्ष आप लोगों ने न्यूज़पेपर में ये देखे होंगे कि बेरोजगारी के संदर्भ में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसमें कहा गया था कि 2017-18 में हमारे देश में बेरोजगारी की दर जो थी वो 6.1% थी और वह लास्ट 45 ईयर्स में सबसे अधिक थी। इस पे प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसकी बहुत ही आलोचना हुई, चारों तरफ आलोचना हो रही थी और आज भी कोरोना पीरियड में भी बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इस पे सरकार की आलोचना भी हो रही है। तो हम ये 2017-18 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट की आलोचना होने लगी तो गवर्नमेंट ने अपनी बात रखी और बोली कि ये बेरोजगारी की दर इतनी अधिक आने का जो मुख्य रीज़न है वो यह है कि हमने बेरोजगारी के मेजरमेंट के लिए एक न्यू मेथडोलॉजी को यूज किया है जिसके चलते बेरोजगारी की दर इतनी अधिक आई है। चलिए हम सभी इन सभी बातों को छोड़ते हैं और पहले ये डिस्कस करते हैं कि बेरोजगारी होता क्या है। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन वेयर ए पर्सन वांट टू गेट ए गेनफुल वर्क at prevalent rate of wages, but he does not able to find a work in a specific period of time, then he is considered as a unemployed person. Means एक व्यक्ति जो एक काम को प्राप्त करना चाहता है, कैसे प्राप्त करना चाहता है? एट द प्रिविलेंट रेट ऑफ वेजेज, जो प्रचलित मजदूरी की दर है उस दर पे वो काम को प्राप्त करना चाहता है इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और उसे वो काम नहीं मिल पाता है तो उस व्यक्ति को हम लोग बेरोजगार कहते हैं या अनएम्प्लॉयड कहते हैं। इट मीन्स एक व्यक्ति जो अपने घर में बैठा है और वो काम करना ही नहीं चाहता है तो उस स्थिति में उसे हम लोग बेरोजगार नहीं मानेंगे। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा है जो काम करना चाहता है लेकिन जो अपने लिए वेज रेट की डिमांड कर रहा है वो प्रचलित वेज रेट से ज़्यादा डिमांड कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कि 500 रुपीज़ वेज रेट है अभी प्रेजेंट में और वो डिमांड कर रहा है 1000 रुपीज़, तो क्या कोई इसे 1000 रुपीज़ पे अपने यहाँ रोजगार पे रखेगा? नहीं रखेगा। तो ये व्यक्ति भी अनएम्प्लॉयड पर्सन के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो चलिए आज हम लोग जो आज की क्लास में हम लोग जिन जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लेसन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके रिगार्डिंग ही हम लोग पढ़ेंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। आज इन सारे विषयों पे हम लोग इस लेसन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे और विस्तार से अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ना है, वहाँ हम लोग देखेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू या संक्षेप में आज हम लोग ये अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में लर्न करते हैं। बिफोर गोइंग टू नो अबाउट द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वी हैव नीड टू फोकस फर्स्ट ऑन द डायग्राम। व्हाट हैपेंड इन एन इकोनॉमी व्हेन ऑल रिसोर्सेज ऑफ इन एन इकोनॉमी फुल्ली एम्प्लॉयड। चलिए इस स्थिति को पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। हम डायग्राम को लेते हैं, वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, जिस वाई एक्सिस पे हम लोग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं, एक्स एक्सिस को हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग आउटपुट को दिखाते हैं और हम एस कर्व को दिखाते हैं। देखिए हमने आपसे एक प्रश्न पूछा कि क्या होगा जब हमारे देश में जो भी उपलब्ध रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड हों, यदि पूर्ण रूप से रोजगार पे लगे हुए हों तो उस समय एस कर्व की कैसी होगी? देखिए जब हमारे देश में उपलब्ध रिसोर्सेज
फुल्ली यूटिलाइज्ड होते रहते हैं या पूर्ण रूप से रोजगार में लगे हुए होते हैं, जिस पॉइंट पे हमारे यहाँ उपलब्ध रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होते हैं या पूर्ण रूप से रोजगार पे लग जाते हैं, उस पॉइंट पे हमारी एस कर्व जो है, उस पॉइंट से एस कर्व ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाती है। सामान्य रूप से हम लोगों ने एडीएस अप्रोच के अंतर्गत देखा कि एस कर्व 45 डिग्री की एंगल बनाते हुए एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, लेकिन वो पॉइंट जहाँ की हमारे देश में उपलब्ध समस्त संसाधन फुल्ली यूटिलाइज हो जाते हैं, वहाँ जा कर के एक हमारा जो एस कर्व है वहाँ से वो वाई एक्सिस के पूर्णतया पैरेलल हो जाती है। चलिए हम ये लोग इस डायग्राम को देखते हैं कि एस कर्व कैसा होता है। देखिए यहाँ हमने एस कर्व को ड्रॉ किया और ई पॉइंट पे देखिए, ई पॉइंट पे एस कर्व जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, यानी कि ये बताती है कि इस पॉइंट पे हमारे देश में उपलब्ध समस्त रिसोर्सेज जो हैं पूर्ण रूप से रोजगार पे लगे हुए हैं, यानी कि अब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होने के लिए अब हमारे एडी कर्व जो होगा इसी ई पॉइंट से हो करके पास करेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एडी कर्व को ड्रॉ करते हैं जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट एडी कर्व होगा। तो इसको हमने एडी कर्व को ड्रॉ किया जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट एडी कर्व है, एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये ई पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, यानी कि एस कर्व को, आउटपुट कर्व को ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ई पॉइंट पे कट कर रहा है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा इनकम इकोनॉमी में या जो लेवल ऑफ आउटपुट है या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो ओ वाई डिटरमाइंड हो रहा है। तो यही हमारा जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट है या फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है जो कि ओ वाई के बराबर होगी, या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इनकम होगी जो कि ओ वाई के बराबर होगी। चलिए अब हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। किस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे, देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन इन द इकोनॉमी वेयर एडी इक्वल टू एस और एस इक्वल टू आई along with the fuller utilization of resources. At that point, supply curve becomes parallel to y-axis so that there is no excess capacity or unemployment in the economy. जब जिस पॉइंट पे AD और AS कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे हमारे इकोनॉमी में अवेलेबल समस्त रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड होते हैं। मीन्स अब हमारे इकोनॉमी के पास कोई भी एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल नहीं रहती है। देखिए इस डायग्राम के अनुसार फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है ई पॉइंट पे एस्टेब्लिश हुआ है और ई के करस्पॉन्डिंग जो लेवल ऑफ इनकम का डिटर्मिनेशन हुआ है वो ओ वाई हुआ है इकोनॉमी में। अब देखिए यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, किन लोगों को हम लोग जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं तो किन्हें हम अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड बोलेंगे या एम्प्लॉयड पर्सन बोलेंगे, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड ईयर का। हमारे देश में एक व्यक्ति यदि 273 डेज प्रतिदिन 8 आवर्स यदि वर्क करता है तो उसे हम लोग ये मानते हैं कि वो एम्प्लॉयड है, फुल्ली एम्प्लॉयड पर्सन है। मीन्स व्हाट यू नो अबाउट द स्टैंडर्ड ईयर यदि पूछा जाए तब बता सकते हैं कि इन इंडिया 273 डेज फॉर 8 आवर्स per day is known as a standard year. If a person is working 273 days for 8 hours per day, then he is considered as a full employed person. चलिए अब हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट ई पे डिटरमाइन होता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो लेवल ऑफ इनकम का डिटर्मिनेशन होता है वो ओ वाई होता है। अब देखिए यहाँ जो एडी जो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट एडी के जस्ट नीचे होती है और ये जो हमारे एस कर्व को इंटरसेक्ट करती है वो ई डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ई डैश पर इंटरसेक्ट करती है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा लेवल ऑफ इनकम का डिटर्मिनेशन होता है इकोनॉमी में वो ओ वाई डैश होता है। और इस स्थिति पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होने का मतलब ये होता है कि हमारी इकोनॉमी में अभी भी एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है, यानी कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है हमारे कंट्री में उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। चलिए अब इसको देखते हैं कि कैसे हमें इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना होगा,
उसके पहले हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट को बताते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन द इकोनॉमी वेयर AD इक्वल टू AS और S इक्वल टू I विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स रिसोर्सेज का यहाँ फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होता है, इसके चलते यहाँ एक्सेस कैपेसिटी की सिचुएशन अवेलेबल रहती है। सो दैट देयर इज अनयूटिलाइज और एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी इवन इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके चलते संतुलन की स्थिति में भी, इक्विलिब्रियम के स्टेट में भी अर्थव्यवस्था में एक्सेस कैपेसिटी या अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल रहते हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स, हम लोग केन्स के एक्सप्लेनेशन को यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स, इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश एट द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट ओनली। केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम जो डिटरमाइन होता है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में ही डिटरमाइन होता है। इस डायग्राम के अनुसार हमारा अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम जो है ई डैश पॉइंट पे डिटरमाइन होता है और जो इसके करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम का डिटर्मिनेशन होता है वो ओ वाई डैश पे होता है। नाउ वी आर मूविंग टू नो अबाउट द वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन व्हेन पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द प्रिविलेंट रेट ऑफ वेजेस। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वह स्थिति होती है जब व्यक्ति प्रचलित मजदूरों के दर पे काम करना नहीं चाहते हों। जैसा कि इस डायग्राम में देखिए, ये साहब हैं, इनके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी अवेलेबल है। भले ही वो प्रॉपर्टी उनको एनेस्टल प्रॉपर्टी के रूप में मिली है, जिसके चलते वो प्रचलित मजदूरी के दर पे काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो इन्हें हम लोग किस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में रखेंगे? इन्हें हम लोग वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में रखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन व्हेन पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क एट द प्रिविलेंट रेट ऑफ वेजेज इवन दे आर विलिंग टू वर्क। इन दिस सिचुएशन प्लान्ड आउटपुट इज लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट। देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जबकि एक व्यक्ति है जो कि प्रचलित मजदूरी के दर पे काम करना चाहता है लेकिन उसे कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये व्यक्ति है जो कि अपने हाथ में एक प्ले कार्ड लिए हुए और दिखा रहा है कि मुझे एक जॉब चाहिए, और वो कंडीशन भी यही रख रहा है कि हमें अपने प्रचलित मजदूरी, जो भी प्रचलित मजदूरी के दर पे, उस दर पे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी उसे कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो उसे हम लोग बोलेंगे कि इस प्रकार की सिचुएशन में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है इकोनॉमी में। यहाँ प्लान्ड आउटपुट जो होता है लोअर होता है पोटेंशियल आउटपुट से। मीन्स अर्थव्यवस्था में एक्सेस कैपेसिटी की सिचुएशन अवेलेबल रहती है। व्हाट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट? द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक अर्थव्यवस्था में एक न्यूनतम दर पर अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा अवेलेबल रहती है, और जिस न्यूनतम दर पे बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में सदैव अवेलेबल रहती है उसे हम लोग नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होने का जो रीजन होता है वो दो मुख्य रीजन है। पहला जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरा जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन ए डायनेमिक इकोनॉमी। एक गतिशील, हमारी जो आज की इकोनॉमी है एक डायनेमिक इकोनॉमी है जिसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। तो यहाँ के लोग भी परिवर्तनशील हैं, वो एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं। तो एक जॉब से दूसरे जॉब के में शिफ्ट करने के दौरान जितने पीरियड तक उन्हें अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है उसे ही फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। जैसे देखिए, ये पर्सन है जो कि यहाँ से मतलब अपने पुराने जॉब से न्यू जॉब की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं। तो इस दौरान जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब चलिए, व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? Structural unemployment is caused by a decline in demand for a product in a particular industries. It results in reduction in its manpower requirement. देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को संरचनात्मक बेरोजगारी भी बोला जाता है। ये एक इंडस्ट्रीज के किसी खास प्रोडक्ट
कि डिमांड में कमी होने के कारण जब वो इंडस्ट्रीज उस खास प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को कम करने लगती है, क्योंकि उसके डिमांड में कमी हो गई है, तो लोग क्या होने लगते हैं, बेरोजगार होते हैं। तो इस प्रकार जो बेरोजगारी होती है उसे हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आपको याद रखना होगा कि संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होने का एक जो मुख्य रीजन है वो मांग में परिवर्तन होना, यानी कि मांग में कमी होने के कारण जब कोई बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और दूसरा जो इसका रीजन होता है स्किल गैप, जैसा मान लीजिए हमारे इंडस्ट्रीज के अंतर्गत तकनीक का परिवर्तन हो रहा है, तो तकनीक के परिवर्तन होने के साथ जब आपको जो वर्कर्स हैं उन्हें उस तकनीक की नॉलेज नहीं होगी, तो उस तकनीक की नॉलेज नहीं होगी तो वो लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे। अनएम्प्लॉयड होंगे तो इस प्रकार की जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी उसे हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। देखिए अभी इकोनॉमी में क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उसके अनुसार एक स्किल या एफिशिएंसी भी, एलिजिबिलिटी भी फिक्स की हुई है। उस एलिजिबिलिटी के अनुसार लोग अवेलेबल नहीं हो तो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाएगा। जैसे यहाँ देखिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स की रिक्वायरमेंट है, और इसी प्रकार से इंटरनेट ट्रैफिक एनालाइजर की रिक्वायरमेंट है। और जो लोग, ये जो पिक्चर में जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, एक जो कह रहे हैं कि हम लैटिन टीचर के लिए हम एलिजिबल हैं, ये योग्यता हमारे पास है, तो उन्हें बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स के लिए रखा जाएगा। एक जो है बोल रहे हैं कि पीएचडी की डिग्री हमारे पास है प्रिंटिंग में, तो उन्हें बताइए इंटरनेट ट्रैफिक एनालाइजर के लिए रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। तो ये लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। तो इस प्रकार जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, मतलब कि स्पेसिफिक स्किल के अभाव में या नॉलेज के अभाव में, तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मुख्य रूप से हमें यह ध्यान देना होता है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का उत्पन्न होने का मुख्य जो कारण होता है डिमांड में परिवर्तन होना, और दूसरा जो होता है स्किल गैप। स्किल गैप के कारण भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जो जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में ही रखते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम लोग न्यू लेसन बजट को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यदि आप लोग को अच्छा लगा तो आप जरूर वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।